आप लोग को वॉइस मिल रहा होगा। तो देखिए अभी आप लोग को सोलर सिस्टम के बारे में बता। देखिए सोलर सिस्टम आपको पता है कि जो सेंटर में क्या होगा, सन है, और उसके बाद अलग अलग जो प्लैनेट है वगैरह आप लोगों को दिखा देगा। सबसे पहले देखिएगा क्या है, हमारे जो मरकरी है जिसको हम बुध कहते हैं। उसके बाद आपका हमारा जो वीनस है जिसको हम शुक्र कहते हैं। उसके बाद हमारा अर्थ है, सूर्य से दूर की कदम का अगर मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारा मार्स है जिसको मंगल कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जुपिटर है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद हमारा सैटर्न है जिसको हम शनि कहते हैं। उसके बाद आपका यूरेनस है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। और लास्ट में क्या है, नेपच्यून। तो ये क्या है, देखिए 2006 से पहले एक बात आपको बता देता हूँ। 2006 से पहले क्या था, हमारे यहाँ पे 9 प्लेनेट हुआ करते थे। लेकिन 2006 में एक प्लूटो नामक जो प्लेनेट था जिसको यम कहा जाता था, उसको क्या है सोलर सिस्टम से उसको बाहर रख दिया। और उसको बाहर क्यों रख दिया गया, इसका क्या रीजन है? देखिए इसका रीजन है कि वो क्या होता है, ये जो ऑर्बिट आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस ऑर्बिट को ओवरलैप कर रहे थे। ओवर मतलब दूसरे के ऑर्बिट में क्या होता है, मोशन कर रहे थे। इसलिए क्या है, उनको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया 2006 में इनको हटा दिया गया। तो सोलर सिस्टम में कितने इस समय प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। अगर हम दूर के क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे नजदीक हमारा मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर आपका जुपिटर है, फिर आपका सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। अब देखिएगा एक सवाल आपको अभी आप लोगों को बता था, ये जितने भी प्लेनेट है या जितने भी आकाशीय बॉडी है, यानी हमारा जो यूनिवर्सल जो बॉडी है, ये एक दूसरे पर या इस तरह से जो मोशन कर रहा है, ये कैसे मोशन कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे कैसे है, इसको पहले हम समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके तो और भी जो जो पॉइंट है उनको हम लोग देखते हैं। पहले हम समझ लेते, देखिए इसके लिए आप लोग होता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, इसका नाम था कैपलर्स। कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 लॉ नियम दिए थे। कैपलर्स ने ये बताया था कि जितने भी ये सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडी है, वो सन के चारों ओर क्या है, एक डेफिनेट या निश्चित ऑर्बिट में क्या होता है, मोशन करते हैं। निश्चित क्या होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए, कक्षा होना चाहिए। तो ये इसके लिए उन्होंने कैपलर लॉ कहते हैं इसको, कैपलर के नियम या कैपलर लॉ कहते हैं। कैपलर के नियम लिख लीजिएगा आपने, नियम। इनमें सबसे पहले उन्होंने पहला जो नियम था उनका नियम नंबर 1, उन्होंने ये बताया कि जितने भी मान लीजिए हमारा सन है और सन के चारों ओर क्या है, इस तरह से हमारा प्लेनेट मोशन कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिट है ना, इसको इलिप्टिकल रूट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इलिप्टिकल रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। इसको अगर हिंदी में बोला जाए, दीर्घ वृत्ताकार कहा जाता है। यानी जितने भी हमारे प्लेनेट है यानी ग्रह है, वो क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। कैसे कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल है, जिसको हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा प्रणाली। इस कक्षा में क्या होता है, ये मोशन। तभी क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, जो रूट है या ऑर्बिट है उसमें ओवरलैप नहीं करते। ये तो उनका पहला नियम था। दूसरा नियम ये बताया कि जो हमारे ये प्लेनेट है, ये क्या है, प्लेनेट है, इसके अलग अलग पोजीशन है ये। तो उन्होंने बताया कि जब हमारा जो प्लेनेट है, कभी क्या होता है, सन के बहुत क्लोज आ जाता है और कभी कभी सन से बहुत क्या होता है, दूर चली जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नियम ये बताता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स है, वो क्या होता है, कभी सन के नजदीक आ जाता है और कभी सन के क्या होता है, बहुत दूर चले जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे क्यों होता है। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था मान लेते यहाँ पे कोई बॉडी है, ये बॉडी
अगर कोई इनमें कोई गति होगा, यानी मोशन, देखिए इसमें क्या रहा है, मोशन तो हो ही रहा है, इसमें गति तो हो ही रहा है, मोशन हो ही रहा है, तो मोशन होगा तो आगे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट यहाँ पे है, और ये देखिए इतना क्या है, ये रूट क्या है, इन्हें तय किया या कैरी किया। और देखिए यहाँ पे सन क्या है, नजदीक है, तो यहाँ पे भी रूट कैरी करेंगे। देखिए यहाँ ये जो ट्राइंगल का जो आपका एरिया है, इसको मान लेते A1, और इस ट्राइंगल का एरिया को मान लेते A2, और मान लेते कि यहाँ से यहाँ पे जो जाने में जितना टाइम लिया होगा उसको मान लेते हम T1, और इसमें जो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ जाने में उसको मान लेते टाइम T2। तो उन्होंने बताया कि जो T1 और T2 जो टाइम है, क्या होगा कि ये सेम टाइम में सेम एरिया को कवर करें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि T1 टाइम में जितना एरिया कवर करेंगे, उतना ही T2 टाइम में उतना ही एरिया को कवर करेंगे, उतना ही क्या है, एरिया को कवर करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये जो T1 है और ये जो T2 है, T1 और T2 क्या होगा, दोनों का टाइम क्या होगा, बराबर होगा, और इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बोले ऐसे कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दूर तय किया ना, और यहाँ पे बहुत कम दूरी तय किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम कम होना। यहाँ पे टाइम क्या होना चाहिए, कम होना। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पे सन के नजदीक कोई बॉडी होगा, यानी सन के नजदीक अगर कोई बॉडी होगा, तो यहाँ का जो मोशन का जो स्पीड होगा ना, वो हाई हो जाएगा। और यहाँ पे जब कोई बॉडी यहाँ से मोशन करेगा, तो यहाँ पे जो बॉडी होगा उसका मोशन क्या होगा, यानी उसका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, लो हो। समझ लीजिएगा कि जहां पर अगर डिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लेते डिस्टेंस जहां पे ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, वहां पे स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि जो सन है या जितने भी बॉडी है ना, उसका स्पीड हमेशा सेम रहता है, ऐसे नहीं है। उसका एवरेज स्पीड निकल आता है। जितने भी हमारे आकाशीय बॉडी है या प्लेनेट है, उसका स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब वो सन के नजदीक होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब सन की दूर जाती है तब उसको क्या होता है, स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोग इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब क्या होता है, ये सूर्य के नजदीक होता है ना, तो ये क्या होता है, ये लगभग क्या होता है, जो 4 जनवरी के जनवरी होता है, इस पोजीशन में क्या होता है, ये कंडीशन बनता है कि जब क्या होता है, कोई प्लेनेट सूर्य के नजदीक होता है। और जो जुलाई की, यानी 4 जुलाई की बात होती है, तो 4 जुलाई में क्या होता है, ये दूर चली जाती है नहीं का। लेकिन इनकी स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ जाती है जब ये सूर्य के नजदीक होते हैं, और जब सूर्य की दूर चली जाती है कोई भी प्लेनेट, तब उनकी क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। ये क्या है, ये कैपलर के दूसरे नियम था। ये कैपलर के क्या है, दूसरा नियम था। पहले नियम वो बताया कि जितने भी हमारा प्लेनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल रूट में या ऑर्बिट में मोशन करेगा। दूसरे में बोले, दूसरे नियम में उन्होंने ये बोला है, इक्वल टाइम टू इक्वल एरिया, जितने समय में जितना एरिया को कवर करेंगे, उतना एरिया में दूसरे पार्ट में भी उतना ही क्या है, एरिया को कवर किया जाएगा। यानी A1 और A2 क्या होगा, T1 और T2 बराबर होगा, और A2 और A1 भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन क्या होगा, जब कोई प्लेनेट सूर्य के नजदीक होंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएंगी, और जब उसके क्या होता है, दूर चले जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए आप हमारे पृथ्वी में ये सारी गतिविधि। तीसरे नियम ये बता, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, उसको हमने मान लिया R, उसको हमने क्या मान लिया, R। और यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम पीरियड, इसको आवर्तकाल कहते हैं, उसको हमने मान लिया T, उसको हमने क्या मान लिया, T। तो इसमें ये बात क्या है कि जो R है, जो R को हमने क्या मान लिया, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस मान लिया, और T को हमने क्या मान लिया, आवर्तकाल या टाइम पीरियड मान लिया। तो उन्होंने बोला कि T का स्क्वायर
प्रोपोर्शनल आर का क्या होगा, क्यूब हो। ये उन्होंने तीसरा नियम बनाया। ये कौन सा नियम है, तीसरा। अगर इसमें ये बता गया कि अगर टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये नियम उन्होंने, ये तीन नियम क्या है, कैप्लर ने दिया था, जो किसी भी सन और क्या है, प्लेनेट के बीच में जो रिलेशन है उसको बताने के लिए। तो आपको मालूम होगा, हो गया होगा कि हमारे ये जो सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडी है, ये जो कैप्लर्स के लॉ है उसी के अनुसार क्या होता है, ये अपने ऑर्बिट में मोशन करते हैं। जब भी कोई ऑर्बिट को क्या होता है, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप मतलब एक दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं, तब क्या होता है, उसको हम प्लेनेट की कैटेगरी से अलग कर देते हैं। जैसे आपको बताया कि 2006 में 2006 में जो हमारे प्लूटो है, जिसको यम कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेनेट के कैटेगरी से हटा दिया। तो ये कैप्लर के नियम से आप लोग इसको समझिएगा कि तीन नियम उनको दिया था। हमारा सन और जो हमारे वो ग्रह है यानी प्लेनेट है, उनके बीच में जो संबंध है उसको बताने के लिए ये नियम दिए। इसको आप लोग याद रखिए। जहां पे देखिएगा आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग तुरंत क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्या होगा, कोई चीज क्या है जो है उसको तुरंत क्लियर किया जाए। अगला देखिएगा, ये सोलर सिस्टम में क्या है, पहले समझ लीजिएगा, यहां से समझ लीजिए, इसको समझिएगा, रटिए मत, समझिए पहले। ठीक है, पहला है, आपको पता है कि ये मरकरी है, और ये क्या है, वीनस है, और ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है आपका, मार्स है, ये आपका जुपिटर है, ये आपका सैटर्न है, ये आपका यूरेनस है, और ये आपका नेपच्यून। ठीक है, अब इसमें पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, ये जो चार आपका प्लेनेट दिखा था ना, इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। समझिएगा कौन कौन सा है, आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। या इसे क्या कह सकते हैं, गैसीय प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहता है, गैस प्लेनेट भी कहा जाता है। समझिए, ये दोनों याद रखिएगा। एक मिनट, गैस में लिखिएगा, इसको सॉलिड प्लेनेट कहा जाता है। क्या है, सॉलिड प्लेनेट, इसको सॉलिड प्लेनेट कहा जाता है। ठोस बनाना, इसके जो परत है यानी लेयर है वो क्या, सॉलिड बनाएंगे। कौन कौन से है, मरकरी, वीनस, अर्थ और आपका मार्स यानी जो मंगल है, इनका। अब इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपके और जो चार ग्रह है कौन कौन सा है, आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस है, और आपका नेपच्यून है। इसको क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहा जाता है। और दूसरी बात, इसको गैसीय प्लेनेट भी कहा जाता है, गैस प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बना है, गैस से बना हुआ है। ये किससे बना है, गैस से बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले जो चार है उसको इनर प्लेनेट या सॉलिड प्लेनेट कहा जाता है, और जो बाद के जो चार है उसको क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहा जाता है, या उसको क्या कहते हैं, गैसीय प्लेनेट कहा जाता है, ये गैसीय ग्रह कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दें, इनको क्या है आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात देखते हैं, देखिएगा, सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी सूर्य की दूरी के अनुसार क्या होता है, प्लेनेट का जो ऑर्डर है उसको देखने में। सबसे पहले आता है हमारा मरकरी, ये सबसे सूर्य के नजदीक है, इसको ध्यान दीजिए। मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ। ये देखिए, जब सूर्य से दूर जा रहे हैं, ये क्या है, सूर्य से दूर जा रहे हैं। अर्थ के बाद आता है मंगल यानी मार्स, इसके बाद आता है आपका जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति, और उनके बाद आता है क्या है, आपका सैटर्न यानी शनि, इसके बाद आता है आपका यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है आपका नेपच्यून। यानी नेपच्यून क्या है, सबसे सूर्य से सबसे दूर है,
और जो हमारा मरकरी है यानी जो बुध है वो क्या है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नियरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, तो आप बताइएगा मरकरी। और फर्दर यानी सबसे आउटर प्लेनेट किसे कहते हैं, तो आउटर प्लेनेट है आपका नेपच्यून। अगर हमें यहाँ पे देखेगा साइज के हिसाब से, मास या साइज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा यानी स्मॉल जो प्लेनेट है वो है आपका मरकरी। और सबसे बिग जो प्लेनेट है वो है आपका जुपिटर। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है, हमारा जो मरकरी है वो क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट, और बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका, जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसको आपको ध्यान देना। ठीक है, ये आपके जो मेन मेन जो क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको फिर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ही क्या होगा, आप उस चीज को क्या है बढ़िया से कर पाएंगे। अब हम लोग एक सर एक करके अभी इससे पहले, एक एक करके क्या होता है, तो इन इससे पहले आपने जो बताया, एक एक करके क्या था, इन प्लेनेट को हम लोग जरा देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, ये जो पहला जो प्लेनेट है उसको हम कहते हैं मरकरी यानी बुध। मरकरी, देखिए अभी आपको पता है कि जो मरकरी है ये सूर्य के सबसे नियरेस्ट है। सूर्य से क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट पहले, और सबसे क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, प्लेनेट से प्लेनेट है। दूसरी बात होता है, ये सूर्य के चारों ओर जो घूमने में क्या होता है, 88 दिन का टाइम लगता है। ये 88 है, 88। और एक बात समझ लीजिएगा, इसके अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, जिसको तापांतर कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा तापांतर वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है आपका मरकरी। मरकरी के पास क्या है जो होता है, क्योंकि सूर्य के नजदीक होते हैं, और दूसरी बात क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटमोस्फेयर नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो दिन के समय क्या होता है, सूर्य के रोशनी से गर्म हो जाता ज्यादा, और रात के समय पे क्या होता है, जैसे सूर्य को रोशनी नहीं मिल पाता है तो वो क्या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कहाँ पे पाया जाता है, मरकरी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मरकरी में पाया जाता है, समझिएगा। और एक बात और देखिए, इसके पास कोई भी क्या है, सैटेलाइट नहीं है। इसके पास क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है, नहीं है। कोई भी सैटेलाइट क्या होता है इसके पास नहीं है। तो ये हो गया आपके जो मरकरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होता है आपको एक भी क्वेश्चन क्या होता है मिस नहीं होता। अगला है विनस, जिसको क्या कहते हैं, हम शुक्र कहते हैं। देखिए ये क्या है, शुक्र क्या है, सूर्य से दूसरे नंबर के सबसे क्या है, नियरेस्ट है, उसको विनस कहते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, ये क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्या होता है, गर्म यानी हॉटेस्ट है। हमारे सौर मंडल का सबसे क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, समझिएगा। अब बोले कि क्यों ऐसा होता है, पहले समझ लीजिए। देखिएगा, ये जो शुक्र है जिसको वीनस कहते हैं ना, इसके एटमोस्फियर में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और आप लोगों को मालूम होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब होता है कि वो क्या होता है, टेम्परेचर को क्या होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसीलिए क्या होता है, सन से जो भी टेम्परेचर आपके वीनस में पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है ये जो प्लेनेट है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसको हॉटेस्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह इसको कहा जाता है। और इसका जो बनावट है, इनका जो साइज है वो क्या होता है, अर्थ के समान है, इसलिए इसको क्या कहता है,
अर्थ का जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। दूसरी बात क्या होता है, इस जो ये जो हमारा विनस है, इसको क्या होता है, हम बिना किसी जो टेलीस्कोप के हम रोज देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो शाम के समय में वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में एक चमकीला तारा आपको दिखाई देता होगा। वो क्या होता है, आपका वीनस है। और सुबह में क्या होगा, आपको पूर्व साइड में दिखाई देगा। सुबह में पूर्व साइड के दिखा देगा मॉर्निंग में, और शाम को क्या होगा, यानी जो सनसेट के टाइम पे क्या होगा, आपके वेस्ट साइड में ये दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है, वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सूर्य का शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। यानी इसको मॉर्निंग में अगर देखना है तो ईस्ट में देखना पड़ेगा, और आपको इवनिंग में देखना है तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में इसको देखना पड़ेगा, चमकीला दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं, वीनस को शुक्र को देख सकते हैं, ये भी आप लोग जानिए। और शुक्र के पास भी क्या होता है, कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। बुध और शुक्र यानी वीनस और मरकरी ऐसे दो प्लेनेट है जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसको भी हम लोग ध्यान दिया। अब आता है पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में जानते हैं। देखिए अर्थ क्या होता है, अपने पहली बात तो क्या कि ये अपने एक्सिस पर क्या होगा, टिल्ड है। टिल्ड मतलब झुकी हुई है। अपने एक्सिस पे क्या होता है, ये टिल्ड है। टिल्ड मतलब झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेदर में क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। तभी क्या होता है, हमारे अर्थ में जीवन संभव है। अर्थ में क्या है, जीवन संभव है। पहली बात क्या है, ये टिल्ड है। टिल्ड मतलब क्या होता है, ये झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। क्या है, ये टिल्ड है। एक्सिस पे क्या है, ये टिल्ड है। ध्यान दें, कैसे है, मान लेते हैं कि ये मान ले कोई बॉडी है, तो ये एक्सिस पे ऐसे टिल्ड है। और ये टिल्ड कितनी है, डिग्री में है, 23.5 डिग्री टिल्ड है। 23.5 डिग्री क्या है, एक टिल्ड है, ये झुकी हुई है। और ये झुकी हुई होने का कारण क्या होता है, जितने भी क्लाइमेट में चेंज होता है हमारे यहाँ, वो सभी क्लाइमेट चेंज क्या इसी कारण से होता है। क्या होता है, क्लाइमेट चेंज इसी कारण से होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। नहीं, ऋतु मतलब सीजन पाया जाता है। लेकिन क्या है, दूसरे ग्रह पे अगर आप लोग जाएंगे या हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक जैसा क्या मिलता है, क्लाइमेट मिलता है। अगर हमारा अर्थ भी क्या होता है, टिल्ड या झुकी हुई नहीं होता अपने एक्सिस पे, तो हमारे यहाँ पे भी क्या अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट नहीं होता। इसको भी ध्यान दिए। दूसरी बात क्या होता है कि जो अर्थ है ना, इसको क्या होता है, लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। लिविंग प्लेनेट मतलब जीवित ग्रह कहा जाता है, या इसे क्या होता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी में 71% जो पार्ट है, इसमें क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और वाटर क्या होता है कि लाइट का जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो क्या है, नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और जीवन भी यहाँ पे संभव है। और दूसरी बात क्या है, इसमें टिल्ड होता है। कितना, 23.5 डिग्री यहाँ टिल्ड है। और इनके एक क्या है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट का नाम क्या है, मून है। इसको चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, हमारे जो अर्थ है उसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। मून के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए मून क्या है, ये भी एक प्रकार के आकाशीय पिंड है। और यहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं पाया जाता मून पे। इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे, जब नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे चंद्रमा पे, तो वहां पे क्या होता है, एटमोस्फेयर कम होने के ना होने के कारण क्या होता है, वहां पे ग्रेविटी कम होता है।
वहां पे नॉर्मल जैसे पृथ्वी में हम नॉर्मल जैसे चल पाते हैं, तो वहां पे हम ऐसे चल नहीं पाएंगे। तो वहां पे क्या, तो उछलते हैं लोग। हाँ जी का ग्रेविटी कम होता है, यानी मून में ग्रेविटी कम होता है और हमारे अर्थ में क्या है, ग्रेविटी ज्यादा होता है। देखिए हमारे अर्थ में जितना ग्रेविटी है, मान लेते हैं अर्थ का ग्रेविटी कितना है, अर्थ का ग्रेविटी है, जितना भी अर्थ का ग्रेविटी होता है उसको जी मान के चलिए, और मून का अगर हम ग्रेविटी देखें तो वो क्या हो जाएगा, G/6 हो जाएगा। यानी समझिएगा, अगर अर्थ में किसी व्यक्ति का अगर भार भार मतलब वेट अगर 60 kg का है, यही व्यक्ति को अगर हम मून पे ले जाएंगे तो मून पे इनका भार कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। समझिए, एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई 60 kg के कोई व्यक्ति है या पर्सन है जिनका वेट है, उनको अगर मून पे ले जाएंगे तो उनका वहां पे वेट कितना होगा, तो वहां पे वेट क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। यानी 60 का 1/6 का मतलब होगा 10, तो 10 kg हो जाएगा। वहां पे जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 60 kg होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कारण क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ में जो चंद्रयान 1, 2, 3 भेजा गया है, अभी 3 सक्सेसफुल रहा है। वहाँ पे विक्रम पॉइंट और क्या है, शिव पॉइंट उसमें स्थापित किया गया है। तो उन सारे जो यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। विक्रम क्या है, रोबोट्स था, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसको याद रखिएगा। जो हमारा यहाँ चंद्रयान मिशन 3 में जो भेजा गया है, जिसमें हमारे रोबोट्स वहां पे सफलतापूर्वक जो पहली बार साउथ पोल पे लैंड किया है। साउथ पोल डार्क पोल कहा जाता है। अब लोग देखे होंगे कि चंद्रमा के एक भाग क्या होता है, काला दिखाई देता है, उसी को साउथ पोल कहते हैं। और काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पे भी बहुत सारे पहाड़ पर्वत है, तो उसकी जो छाया पड़ता होगा, उसका जो शैडो होता है, उसको क्या होता है, ब्लैक दिखाई देता है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो मून होता है ना, मून को पृथ्वी से कभी भी पूरा नहीं देखा जा सकता। पृथ्वी से मून का केवल, ध्यान, मून का केवल 59% भाग ही क्या होता है, हम देख सकते हैं। ये मून के इतने परसेंट भाग ही क्या होता है, हम पृथ्वी से उनको देख सकते हैं, यानी इससे टेलीस्कोप से देख सकते हैं। 100% कभी भी हम देख नहीं सकते। इसका कारण अब आगे बताऊंगा, क्योंकि जो मून का रोटेशन है और जो हमारे अर्थ का रोटेशन है लगभग 6, मून का रोटेशन और जो अर्थ का रोटेशन है लगभग क्या है, सेम है। इसलिए क्या होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं। मतलब पूरा हम मून को हम कभी देखे नहीं पाते, मून को क्या हम कभी भी पूरा हम उसको देखे नहीं पाते। ये हो गया अर्थ के बारे में। ये अर्थ के बाद हमारा जो अगला प्लेनेट आता है वो मार्स है। मार्स यानी जो मंगल है, देखिए इसको क्या होता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको क्या कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है, आयरन पाया जाता है। आयरन जानते हैं क्या होता है, ये आयरन जो फेरस, ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। और फेरस ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। जैसे आप लोग हम देखते हैं ना, हमारे जो ब्लड होता है वो भी क्या है, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें फेरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे हमारे ब्लड भी क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और जो हमारे सौर मंडल में जो मंगल ग्रह है वो भी लाल दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है, ये लाल दिखाई देता है। दूसरी बात है, तो ये मंगल ग्रह में भी क्या होता है, ये भी अपने एक्सिस पे टिल्ड है, टिल्ड मतलब झुकी हुई है। अगर पृथ्वी के बाद अगर किसी दूसरे ग्रह में अगर जीवन संभव हो पाएगा तो वो मंगल ग्रह पे है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत सरकार ने भी क्या है, मंगलयान मिशन को भेजा गया था, जो मंगल के अध्ययन किया था। उसमें पानी पाया गया है, लेकिन पानी क्या है, सॉलिड अवस्था में है। तो सॉलिड अवस्था में क्या होता है, उसका यूज नहीं किया जा सकता है। जब तक पानी लिक्विड में तीनों फॉर्म में जब तक पानी नहीं होगा ना, फिर क्या होगा, वाटर सर्कल सर्कल नहीं बना पाएगा, जलीय चक्र बनना चाहिए। देखिए वाटर अगर तीनों फॉर्म में नहीं होगा जब तक, तो वो क्या जलीय चक्र नहीं बनेगा और वहां पे जीवन संभव नहीं है।
हमारे जो अर्थ में देखिएगा पानी क्या है, जल के जो है लिक्विड के माध्यम में भी है, गैस के माध्यम में भी है और सॉलिड के माध्यम में भी। इसलिए क्या था, इसको क्या था, जल चक्र कहा जाता है, यानी वाटर सर्कल कहा जाता है। तो वो क्या है, मंगल में अभी संभव नहीं है। अगर किसी दिन मंगल पर अगर ऐसे बन जाए तो मंगल पे जीवन संभव हो जाएगा। मंगल पे क्या हो जाएगा, जीवन संभव होगा। जब भी संभव हो उसको हम ध्यान में देखेंगे। अगला है बृहस्पति, इसको जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर आपको पता है कि सबसे क्या है, बिगेस्ट प्लेनेट है, सबसे क्या है, बड़ा प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट। और क्या है, इसको गैसीय प्लेनेट भी कहा जाता है। ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है, ये गैस से बना हुआ है और इसको आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। तो क्या होता है, आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या है, आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला आता है सैटर्न यानी शनि। ठीक है, शनि से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। शनि में क्या होता है, रिंग पाया जाता है। देखिए आप लोग चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक फिगर में, इसमें देखिएगा शनि के चारों ओर क्या है, फिगर यानी गैस के क्या है, रिंग पाए जाते हैं। तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनमें क्या होता है, आपके गैस के बहुत सारे क्या होते हैं, रिंग पाए जाते हैं। तो शनि एकमात्र ऐसे गैस को, उसको गैसीय के साथ साथ रिंग, इसमें क्या पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। और ये रिंग किसका बना होता है, गैस का बना होता है। और सबसे अधिक जो सैटेलाइट है वो शनि के पास है। कृत्रिम जो कृत्रिम जो नेचुरल उपग्रह है सबसे ज्यादा क्या, शनि के पास। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको टाइटन कहा जाता है। क्या कहता है, टाइटन कहा जाता है। तो टाइटन क्या आता है, शनि के सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शनि के बाद बाकी जितने भी दो प्लेनेट है उसको ज्यादा पूछते नहीं है, फिर भी हम उसको एक बार देख लेते हैं। एक है आपका यूरेनस और एक है आपका नेपच्यून। ठीक है, जो यूरेनस होता है यानी जिसको अरुण कहते हैं, ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसका जो मास होता है बहुत कम होता है और इसको येलो प्लेनेट भी कहा जाता है। येलो मतलब ये थोड़ा सा पीला पीला दिखाई देता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का पीला पीला दिखाई दे रहा है। इसको येलो प्लेनेट भी कहा जाता है, उसको ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट में है आपको नेपच्यून। और नेपच्यून क्या, ये सबसे लास्ट वाला ग्रह है और ये सूर्य से सबसे अधिक दूर में ये स्थित होता है। सूर्य से सबसे अधिक दूर में स्थित होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे अर्थ पे अब मॉर्निंग क्या होगा, मॉर्निंग क्या होता है, ईस्ट में जब सन राइज होता है तब हम उसको मॉर्निंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो ऐसे प्लेनेट है जो आपका वीनस है और यूरेनस है, यानी आपका शुक्र है और आपका यूरेनस है। ये जो रोटेट करता है ना, ये क्या है, मान लेते हैं ये रोटेट है, ऑर्बिट है, तो ये क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करता है। क्या होता है, पश्चिम से, ये पश्चिम है मान लेते हैं और ये पूरब की ओर रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। और बाकी जो छह है जिसमें मार्करी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और आपका नेपच्यून है, ये जो रोटेट करता है ना, ये क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है। तो देखिए इन दोनों जो प्लेनेट है, यहाँ इनका जो मॉर्निंग होगा ना, मॉर्निंग वो हमेशा वेस्ट साइड में होगा, यानी पश्चिम दिशा में होगा। और इनका जो मॉर्निंग होगा, इनका मॉर्निंग हमेशा ईस्ट साइड में होगा, यानी पूरब दिशा में। अगर कोई व्यक्ति शुक्र ग्रह पे चला जाए या यूरेनस ग्रह पे चला जाए तो वहां पे सूर्य जो उदय होगा ना, सनराइज जो होगा ना, वो पश्चिम दिशा में होगा, इसको ध्यान रखना। और ये जो छह ग्रह है जिसमें आपका बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और
आपका नेपच्यून है, यहाँ पे जो मॉर्निंग होगा वो पूर्व दिशा में। देखिए इसलिए हमारा पृथ्वी क्या है, इसी में है, इसलिए हम लोग को है जो सूर्य का उदय होता है, सनराइज होता है, वो पूर्व दिशा में होता है। लेकिन अगर किसी दिन हम वीनस पे पहुंच जाए या यूरेनस पे पहुंच जाए तो वहां पे मॉर्निंग कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। इसको उन दोनों को जरा ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है, देखिए एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको जान लीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में या दुनिया के यानी पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या होता है, जितने भी सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन होता है ना, वो क्या होता है अपने देश के पूर्व साइड में होता है। आप लोग देखिए भारत में क्या है, श्री हरिकोटा का नाम सुना होगा, चांदीपुर का नाम सुना होगा, या अब्दुल कलाम द्वीप का नाम सुना होगा। ये जो क्या है, यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, यानी इसको प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये ईस्टर्न पार्ट पे क्यों होता है, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट पे क्यों नहीं होता। देखिए अभी आपको बोलने कि ये कैसे होता है, ये हमारा जो अर्थ वो क्या होता है, ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे ना तो ये जल्दी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इसको ऑर्बिट में पहुंचने में कम समय की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ध्यान दीजिएगा, जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए टेक्निकल क्वेश्चन है। उसको समझिएगा कि हमारे देश में अगर जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो हमेशा तो हमारे देश में क्या पूरे पृथ्वी में जितनी भी है वो सब पूर्व दिशा में है। इसलिए बनाया जाता है कि उसको लॉन्च करने पे वो अपने ऑर्बिट में अपने कक्षा में बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। इसलिए क्या होता है, उसको पूरब दिशा में क्या होता है, उसको बनाया जाता है, उसको पूरब दिशा में बनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या देखिए हर किताब में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि किताब में क्या जनरल क्वेश्चन होते हैं, और जो मेनली बहुत मोटे बुक होता है जिसमें जो टेक्स्ट बुक होता है वो क्या होता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगा। उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके पास टाइम भी नहीं है। देखिए मेन क्या होता है, यही से जो एक दो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पूछते थे ना, यही क्या होता है आपको सिलेक्शन दिला सकता है। जिसको याद करके रहना, आपको बोला कि नोट्स बना लीजिएगा, जो चीज आप भूल जाते हैं उसका नोट्स आप लोग बना के उसको क्या है पेपर के नजदीक क्या, तो उसको बार बार रिविजन करना है। तो क्या करना है, बार बार आपको रिविजन करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम से जितने भी टॉपिक बनते हैं उनमें हो गए। और इसमें एक दो टॉपिक रह गया है जो जिसको आपको कहते हैं स्ट्राइक। देखिए आपको अभी बताया, जो मंगल है और जो जुपिटर है, इसके कक्षा के बीच में बहुत छोटे छोटे क्या होता है, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। अगर आप बोला कि एस्ट्रॉइड कहाँ पाया जाता है, मंगल और जुपिटर के बीच में, किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को आपको एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और जो उल्का होता है, उल्का क्या होता है, गैस का गोला होता है। ये क्या होता है, गैस होता है। जब ये पृथ्वी की तरफ आता है तो गैस से क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा धूमकेतु वगैरह वगैरह जो आते हैं, तो ये क्या होता है, जब इधर आते तो क्या होता है, ये सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये सॉलिड बन जाता है। और इसके देखिए ये जो उल्का पिंड होता है ना, जिसको कॉमेट कहते हैं, इसमें क्या होता है, गैस होता है ना, गैस जब इधर आने लगेगा ना तो इसके एक पूंछ बन जाता है जिसको टेल कहा जाता है। इसमें टेल पाया जाता है और इसमें एक हेड होता है। इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो ये क्या होता है, जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये क्या होता है, जैसे से पृथ्वी की तरफ आते हैं तो सॉलिड बन जाता है। अगर मान ले तो पृथ्वी से कभी टकरा जाएंगे तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारे धूमकेतु के बारे में सुने होंगे, यानी उल्का पिंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो पृथ्वी के नजदीक गुजरते हैं तो कभी कभी पृथ्वी में टकराने की संभावना हो जाती है। तो ये होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दें। इसको आप लोग समझे, देखिए कल जो होगा इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम अर्थ से शुरू करेंगे। और अर्थ में क्या होगा, दो तीन चीज पढ़ेंगे, दिन रात कैसे बनती है, उसके बाद हमारे क्लाइमेट कैसे होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, उसमें जो टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके बाद अलग अलग देशों में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कैसे की गई है, इन सारे